सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे, फंस सकता है बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइली फौज के वकीलों ने ही खोल दी अपने जुर्म की पोल। मलबे के नीचे 10,000 लाशें, गजा बन गया दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। यूएई बोला गजा तक पहुंचानी है मदद, सिर्फ बयान नहीं, हवा पानी सड़क से इमदाद बढ़ाने का ऐलान। मिस्र से हथियार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा, दर्जनों पिस्तौल जब्त। सीरिया में फिर गायब हो रहे लोग, बशर गया लेकिन जुल्म अब भी बाकी। ईरान का ऐलान, अमन चाहिए मगर किसी की धौंस में नहीं आएंगे। ईरान पर नया इल्जाम, मैक्सिको में इस्राएली एम्बेसडर के कत्ल की साजिश रची। और तंजानिया में सैकड़ों अफराद पर गद्दारी का मुकदमा, इलेक्शन के बाद तानाशाही का माहौल। करते हैं शो की शुरुआत। सबसे पहले एक बड़ी खबर सुन लीजिए जो आज हर जगह हेडलाइंस बन चुकी है। आगे चलकर इसराइल और नेतन्याहू के लिए ये खबर मुश्किल का सबब बन सकती है, क्योंकि ये खबर नेतन्याहू के जेल जाने का रास्ता भी बन सकती है। आप कहेंगे अमेरिका पीछे खड़ा है। अरे अमेरिका ने लीक की खबर, इसमें गवाह खुद इसराइल और अमेरिका ही है। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने तकरीबन 1 साल पुरानी खबर से मुतालिक एक बड़ा खुलासा किया। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने, जो ट्रंप के तहत रहती है, यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि इसराइल की फौज यानी आईडीएफ के खुद के वकीलों ने खबरदार किया था कि गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के दौरान मुमकिना वॉर क्राइम्स के सबूत मौजूद हैं और ये फौजी ऑपरेशन अमरीकी हथियारों के जरिए हुए थे। यानी अमेरिका खुद फंस रहा है और खुद को बचाने के लिए किसे फंसाएगा? 5 साबिक अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि पिछले साल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ये मालूमात हासिल की थी कि इसराइली फौज के वकीलों को खदशा था कि कुछ कार्रवाइयां कानूनी तौर पर गलत हो सकती हैं। ये खदशात इसराइली हुकूमत और इसराइली फौज के दावों के बिल्कुल बरक्स थे, जिसमें वो दोनों ही अपने फौजी ऑपरेशन को सही बता रहे थे। 2 साबिक अमरीकी ओहदेदारों ने मजीद बताया कि ये मालूमात शुरू में अमेरिका की हुकूमत में ज़्यादा शेयर नहीं की गई थी और सिर्फ जो बाइडेन इंतज़ामिया के आखिरी साल में दिसंबर 2024 में कांग्रेस को ब्रीफिंग देने से पहले ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाई गई। लेकिन जो बाइडेन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर दौरे सदारत शुरू हो गया इनका, ट्रंप का। लेकिन अब ये रिपोर्ट क्यों खुल रही है? इस खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक वाशिंगटन में तशवीश बढ़ गई है कि इसराइल मुमकिना तौर पर सिविलियंस और इमदादी कारकुनों जो मदद पहुंचाते हैं उन लोगों को जानबूझकर निशाना बना रहा था, यानी मार रहा था। अगर ये साबित हो जाता है तो इसे वॉर क्राइम करार दिया जा सकता है, जिसे इसराइल ने सख्ती से नकार दिया है। इसराइल के फौजी वकीलों ने खुद इसराइल का भांडा फोड़ दिया है। इसराइल ने हमास के लड़ाकों को शहरी इलाकों से निकालने के बहाने आम लोगों और ह्यूमन राइट्स के कारकुनों को निशाना बनाया, जो जंगी जुर्म में शुमार होता है। वॉर क्राइम्स में आईसीसी का केस मजबूत हो सकता है। इसराइल हमास के नाम पर फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहा। इसराइल के फौजी वकीलों से मुतालिक यूएस इंटेलिजेंस का ये इंकशाफ, ये खुलासा ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंटरनेशनल फोर्सेस की तैनाती की बात हो रही है और अमन का सुर अलापा जा रहा है। इस टाइमिंग को समझने की सर कोशिश कीजिए। जो नहीं कही जाती बातें वो ज्यादा गूंजती हैं। आलमी अदालत को, आईसीसी को इस मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर इसराइल के खिलाफ सबूत हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सवाल भी उठना चाहिए। फिलहाल ऐसा लगता है कि नेतन्याहू के नकेल डालने के लिए और उसे सीज फायर पर कायम रखने के लिए अमेरिका ने उसके काले चिट्ठों की झलक दिखाई है कि बाबू एमएमएस में से एम दिखाया है, एमएस मत आने दो, ताकि वो संभल जाए। याद रखिएगा कि अमेरिका इसराइल का हिमायती है, इसराइल का हिमायती है, फिर भले ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हो या कोई और हो। शायद ये भी इससे पैगाम देने की कोशिश की गई है। गजा से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए, ये भी आज की हेडलाइन बन रही है हर जगह। गजा को अब सबसे बड़ी कब्रगाह बुलाया जा रहा है। गजा में लापता अफराद की कौमी कमेटी ने खुलासा किया है कि इसराइली हमलों के आगाज़ से अब तक सीज़फायर के 1 महीने बाद अब तक 10,000 से ज़्यादा शहीद तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दफन हैं। गजा की नेशनल कमेटी फॉर मिसिंग पर्सन्स के एक बयान में कहा गया कि 10,000 से ज़्यादा लाशें अब तक नहीं निकाली
निकाली जा सकें उस मलबे के नीचे से, क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही मची है और मशीनों की कमी के बायस मलबा हटाने का काम इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये 10,000 से ज़्यादा लोगों का आंकड़ा 7 अक्टूबर 2023 से ये 8 नवंबर 2025 तक का कहा जा रहा है। कमेटी ने आलमी बिरादरी से फौरी अपील की है कि वो स्पेशलाइज्ड टीम गजा भेजे ताकि लाशों को निकालने, उनकी शिनाख्त करने और मुतासिरा इलाकों से मलबा साफ करने में मदद मिल सके। बात गजा की मदद कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? यूएई ने गजा की आवाम की मदद के लिए इमदाद में इजाफा करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने साइप्रस के साथ मिलकर एक समंदरी रास्ते के जरिए बड़ी मिकदार में इमदाद भेजने का मंसूबा बनाया है, जो जंग से तबाहाल फ़लस्तीनी इलाके के लिए ज़िंदगी की अलामत करार दिया जा रहा है। ये रास्ता नया बन रहा है, हालांकि यूएई पहले से साइप्रस के जरिए मदद भेज रहा है। यूएई हुकूमत ने कहा है कि गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए समंदर, ज़मीन और हवा तीनों रास्तों से भरपूर कोशिश की जा रही है, भेजी भी जा रही है मदद। यूएई और साइप्रस ने गुज़िश्ता साल शुरू किए गए अमाल्थिया इनिशिएटिव के तहत अब तक एक साल में 22,000 टन इमदादी सामान भेजा है। कुछ इमदाद अमेरिकी कायम करदा आर्जी बंदरगाह के ज़रिए गजा पहुंची थी, जबकि बाकी सामान इसराइल के बंदरगाह अशदोद के रास्ते भेजा गया, क्योंकि गजा का कोई अपना बंदरगाह नहीं है अब। उधर इन अरब मुल्कों की लगातार कोशिशों के बावजूद यूएन और दीगर इंसानी तंजीमों का कहना है कि हालिया जंगबंदी के बावजूद गजा में इमदाद की मिकदार अब भी नाकाफ़ी है। गजा में सही तादाद में मदद पहुँचाने के बस दो तरीके हैं। पहला कि इसराइल पाबंदियां हटाए पूरी तरीके से, ताकि हज़ारों ट्रक जो मदद रफ़ा बॉर्डर के उस पार खड़ी है वो इधर आए, और दूसरा ये कि जो बाकी मुल्क हैं वो बयान देने के बजाय गजा के लिए मदद भेजें। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने मिस्र से इसराइल हथियार स्मगल करने की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है और कई हथियार जब्त किए हैं। आईडीएफ के मुताबिक उसकी एक ब्रिगेड के फौजियों ने उन इलाकों में चेकिंग की जहां स्मगलिंग की सरगर्मियों की इत्तला थी। चेकिंग के दौरान उन्हें एक पैकेज मिला जिसमें दर्जनों पिस्टल मौजूद थे। फौज ने जब्त किए गए हथियार पुलिस के हवाले कर दिए ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। हमें ये याद रखना होगा कि मिस्र की उस सरहद की उस तरफ से ही हमास के पास या बाकी लोगों के बाकी मूवमेंट्स के पास जो भी हथियार आए वो मिस्र की ज़मीन से आए, क्योंकि बाकी जितना भी इलाका गजा की जितने भी डायरेक्शन है, जितनी भी सरहदें हैं या जितनी भी लाइन है, वो या तो समंदर से घिरी है जिधर इसराइली नेवी हमेशा से रहती है, या फिर वो ब्लॉकेट था जो इसराइली फ़ौज ने दीवार बनाकर खड़ा कर रखा था जिससे इधर कोई और मुल्क से आ नहीं सकता था। तो गजा का एकमात्र वाहिद जो गेटवे है दुनिया से जो जुड़ता है वो मिस्र है, और मिस्र के ज़रिए ही उधर से हथियार आते थे। अब वो कौन कौन भेजता था वो अलग चर्चा का मुद्दा है। सीरिया के हवाले से एक बड़ी खबर है। यूनाइटेड नेशंस ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सीरिया से मुतालिक दी है। यूएन ने खुलासा किया है कि सीरिया में इस साल के आगाज़ से अब तक तकरीबन 100 अफराद को अगवा या लापता किया जा चुका है, जबकि जबरी गुमशदगियों यानी कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के नए वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि शाम में सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अगवा और जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। दर्जनों अफराद को अगवा या जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। इंसानी हुकूक के दफ्तर के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक कम अज़ कम 97 अफराद के अगवा या लापता होने के वाक़यात की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि दुरुस्त मालूमात हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। OHCHR के मुताबिक बशार अल असद के दौरे हुकूमत में 1 लाख अफराद लापता हुए थे बशर के ज़माने में। उन 1 लाख लोगों के साथ बशर और उसके साथियों ने क्या हैवानियत की, ये आज तक किसी को नहीं पता। वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। बात ईरान की, जहां के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ये कहा है कि उनका मुल्क अमन और सलामती चाहता है, लेकिन किसी दबाव या किसी ज़बरदस्ती के आगे झुकेगा नहीं। पुष्पा भाऊ है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत की बात करते हैं, मगर ख़ुद इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। हमसे कहते हैं मिसाइल मत बनाओ, उधर मिसाइलें देते हैं। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने जोर दिया कि ईरान अमन चाहता है, मगर धौस और धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। दोस्तों, ईरान ने इसराइल से जंग के दौरान 12 दिन की जंग के दौरान अपनी ताकत दिखाकर इसराइल और अमेरिका के साथ
पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया और अभी भी ईरान के लहजे में कहीं भी नरमी और समझौता नहीं है। मतलब ईरान साफ कह रहा है कि हम किसी की धमकी या धौंस से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका के एक ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पिछले साल मैक्सिको में इसराइल के एम्बेसडर इनाद क्रांस नेगर को कत्ल करने की साजिश की थी। हालांकि ये मंसूबा नाकाम बना दिया गया और इस वक्त कोई खतरा मौजूद नहीं है। अमेरिकी ओहदेदार ने ये नहीं बताया कि साजिश को किस तरह नाकाम बनाया गया, इसलिए इस दावे पर थोड़े सवाल उठने चाहिए। बरतानिया और स्वीडन की सिक्योरिटी एजेंसियों ने पिछले साल खबरदार किया था कि ईरान कुछ पेशेवरों का इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन पर हमले कराता है। ब्रिटेन ने कहा कि उसने 2022 से अब तक ईरान से जुड़ी 20 साजिशें नाकाम बनाई हैं। तुर्की के नायब सदर सेवेत येलमाज ने ब्राज़ील के शहर बेलिम में COP30 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और आलमी अमन, माहौलियाती तब्दीली, इंसानी बहरान और इलाके में स्टेबिलिटी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। येलमाज ने इस मौके पर कहा कि तुर्की UN के साथ ताउन को मज़ीद बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हम आलमी अमन के लिए हर लेवल पर अहम किरदार अदा करते रहेंगे। मिडिल ईस्ट से बाहर चलते हैं, रूस की बात करते हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिश रुक गई है क्योंकि यूक्रेन सिफारती और सियासी रास्ता अपनाने से बच रहा है और यूरोपीय मुल्क भड़काऊ काम कर रहे हैं, जिससे जंग बंदी के अमल में रुकावट पैदा हुई है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि वाकई रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा वक्त में कोई एतमाद बाकी नहीं है। अमरीकी एलची विटकॉफ ने भी कहा था कि दोनों फरीक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से तनाज़े के हल की कोशिश मुश्किल हो गई है। बात तंजानिया की, जहां डिस्प्यूटेड इलेक्शंस के बाद डेडली प्रोटेस्ट के सिलसिले में दर्जनों अफराद पर गद्दारी के, देशद्रोह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने 145 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को बगावत और मुजरिमाना साजिश के मुकदमात में नामजद किया है, जबकि इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि प्रोटेस्ट में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। तंजानिया की नई सदर सामिया सुलूहू हसन को 98% वोट मिलने का दावा किया गया है और यही झगड़ों की वजह है। अफ्रीकी यूनियन यानी कि AU ने ये कहा है कि ये इलेक्शन जमहूरी मेयार पर पूरा नहीं उतरा क्योंकि इलेक्शंस के दौरान खुलकर धांधली की गई। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर तंदु लिसु समेत 2 अहम उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था और तंदु लिसु अब भी गद्दारी के मुकदमे में जेल में है। दरअसल तंजानिया में जमहूरियत के पर्दे में तानाशाही का दौर चल रहा है। न बोलने की आज़ादी है और न प्रोटेस्ट करने का हक है। हुकूमत ताकत के जोर पर मुल्क का निज़ाम चला रही है। मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत से अपील की है कि वो प्रोटेस्ट के बाद मुल्क में मसाइल हल करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाए। लालच बुरी बला है, ये खबर सुनिए और जानिए क्यों। UAE में क्रिप्टो फ्रॉड स्कैंडल में मुलव्वस बदनाम ज़माना रूसी शहरी रोमान नोवाक और उसकी बीवी मुर्दा हालत में पाए गए। नोवाक दुनिया भर के इन्वेस्टर से $500 मिलियन लेकर फरार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमान नोवाक और उसकी बीवी अन्ना 1 महीने से लापता थे और उनके रिश्तेदार 4 अक्टूबर के बाद से उनसे राब्ता नहीं कर पा रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों को अगवा कर लिया गया था और उनकी रिहाई के बदले भारी फिरौती या रैंसम मांगी गई थी। जब फिरौती की रकम अदा नहीं की जा सकी तो अगवा करने वालों ने नोवाक और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि कत्ल में मुलव्वस 2 रूसी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़ये की मज़ीद तहकीकात जारी है। किसी ने सच ही कहा है, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। जो पैसा वो ज़िंदगी बनाने के लिए लेकर भागे थे, वो पैसा ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने की वजह बन गया। ये खबर बताने की वजह भी यही थी कि लालच से बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।